हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मैथलेस क्लासेस। मैं दीपांकर श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस इंडियन पॉलिटी के नए सीरीज में, जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर लगभग 1858 तक का सारी घटनाओं को देखेंगे। उसके बाद से हम अगले वीडियो में देखेंगे 1947 तक की घटनाओं को, 1858 से लेकर 1947 तक की घटनाओं को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि 1600 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशर्स व्यापारी के रूप में भारत आए थे। ये ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। इन व्यापारियों को एक चार्टर मिला था, और ये चार्टर किसने दिया? ये चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1765 में इस कंपनी को परमिशन मिल गया था, और उस परमिशन को बोला गया दीवानी। यह दीवानी शाह आलम ने दी थी, जो एक मुगल एम्पायर थे। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में मुगल एम्पायर हार गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। यह दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की थी। दीवानी किसको कहते हैं? दीवानी का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। मतलब ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू के ऊपर राइट चाहिए था, अधिकार चाहिए था। जब ये रेवेन्यू के ऊपर राइट्स आएंगे, मतलब कि पैसे के ऊपर राइट्स आएंगे। रेवेन्यू के ऊपर राइट्स का मतलब यह है कि जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो कुछ भी फार्मिंग हो रही थी, उस पर टैक्सेस लगाने की ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। इसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह हो गया। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का। और अब ब्रिटिश क्राउन सीधे सीधे अपने ऑफिसर्स के जरिए इंडिया को गवर्न कर रहा था। और ये ब्रिटिशर्स क्राउन का रूल चला 1947 तक। ये सिपाही विद्रोह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत से रीजन थे। एक रीजन ये था कि जो डलहौजी थे, वो अलग कॉलोनी को एनेक्स करते चले जा रहे थे। और फिर बहुत सारे रीजन्स सेंटिमेंट को भी हर्ट किया गया था। ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जिसके वजह से विद्रोह हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। उस संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बैठी। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 1946 में बनाया गया। 26 जनवरी को 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू हुआ। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें हुई थी। उस बैकग्राउंड में जो चीज़ें हुई थी, जिन्होंने हमारे देश के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल फ्रेमवर्क को एक आकार दिया। जो लीगल फ्रेमवर्क बना था हमारे संविधान का, वो एक बार में नहीं बन गया था। इसके पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जो बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ इवेंट्स हमारे कंपनी रूल के दौरान हुए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल लगभग 1773 से लेकर 1858 तक के बीच में हुआ। उनको हम देखेंगे, और वो चीज़ें जो कि क्राउन रूल के दौरान हुई, उनको हम लोग इसके आगे देखेंगे।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला एक्ट 1773 का, जो हमारा कहा गया कंपनी का शासन। और दूसरा हमारा था जो 1858 से लेकर 1947 तक चला, उसे हम बोलते हैं क्राउन रूल या सम्राट का शासन। तो आज हम सबसे पहले अब देखते हैं कि कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक चला, वो क्या था। उसमें सबसे पहले एक पहला एक्ट जो आया वो था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। पहला महत्व था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह एक पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट का जो पहला कदम था उसमें ब्रिटिश सरकार का, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अफेयर को कंट्रोल किया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जा सके, उसके फंक्शंस को रेगुलेट किया जा सके। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी थी कि आप जाके वहाँ ट्रेड कर सकते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपने आप को धीरे धीरे एज ए टेरिटोरियल पावर और पॉलिटिकल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टिंग्स के लिए अच्छी खासी बोलियां लगती थी। इंग्लैंड में सब लोग चाहते थे कि उनके बच्चों की इंडिया में पोस्टिंग मिले। तो ब्रिटिश सरकार के ये जो इंडिया का एक बड़ी ही कीमती सी जगह थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसीलिए ये पहली कोशिश थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरा, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को आकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों फंक्शन में काम कर रही थी। पहली बात यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी नियम भी बना रही थी। दूसरी बात यह है कि उन नियमों को इम्प्लीमेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो यहाँ पे 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, आपकी ये दोनों एक्टिविटी अलग है, नियम बनाना अलग है और एडमिनिस्ट्रेटर करना अलग है। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है वो सेंट्रलाइज तरीके से हो। सेंट्रलाइज कैसे होगा? तो गवर्नर बॉम्बे का अलग था, मद्रास का अलग था। तो एक सेंट्रल तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन को किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम अपना किसी एक आदमी को वहाँ भेजेंगे और वो एक आदमी सबसे महत्वपूर्ण होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में वही एक आदमी हमको रिपोर्ट करेगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको उपाधि दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, जिसमें 4 सदस्य थे जो गवर्नर को बंगाल की मदद किए। तो जो पहला गवर्नर ऑफ जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है वो एक सेंट्रलाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही थी।
तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में किसी एक व्यक्ति को ताकत देनी पड़ेगी, तो वो ताकत गवर्नर जनरल को, तो वो ताकत दी गई किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर गवर्नर जनरल को बंगाल का बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई ताकत, जो गवर्नर होगा, और ये कहा गया कि जो गवर्नर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, और जो गवर्नर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी का, वो रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो 3 प्रेसिडेंसी थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, और ये तीनों प्रेसिडेंसी बहुत इम्पोर्टेंट थी। बंगाल का प्रेसिडेंसी भी महत्वपूर्ण था। मद्रास और बॉम्बे भी महत्वपूर्ण थी। जो बॉम्बे का गवर्नर होगा और जो मद्रास का गवर्नर होगा, वो अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेगा। सारी ताकतें नहीं छीनी गई थी। अभी भी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास कुछ ताकतें थी, पर वो इन्फीरियर हो गया था। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया जाएगा, और ये चीज़ 1774 में बनाई गई। इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जस्टिस होंगे। अब एक और शर्त रखी गई 1773 में कि जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो यहाँ पे किसी भी तरीके की प्राइवेट ट्रेन नहीं करेंगे। अब ये जो कंपनी के सर्वेंट थे वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपॉइंटेड थे। जहाँ जहाँ भी अपॉइंटेड थे वहाँ के लोकल राजे रजवाड़े हुआ करते थे। वो राजा रजवाड़ा इनको अक्सर अलग अलग तरीके के शानो शौकत प्रदान करते थे, उनको पैसा देते थे, इनके पास नौकर भी भेजा करते थे। तो जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी उनको ये लगा कि कंपनी सर्वेंट्स को इतनी ज़्यादा लग्जरी मिल रही है, उसके वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत में काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर एक बैन लगा दिया गया कि आप किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी भी तरीके की रिश्वत नहीं लेंगे, और आप प्राइवेट ट्रेन में भी इंगेज नहीं करेंगे। मतलब कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आप खुद का अपना बिजनेस नहीं चला सकते उस प्राइवेट ट्रेन में। ब्रिटिश हुकूमत का जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर बढ़ाया गया। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कहा गया कि आप रिवेन्यू मैटर्स में, सिविल मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में अपनी रिपोर्ट्स ब्रिटिश हुकूमत के पास सबमिट करिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी बॉडी थी जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे डिसीजन लेते थे, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जाके बैठते थे कहाँ? लंदन में, और वहीं से अपने सारे यहाँ के जो भी रूल्स सब यहाँ का देखते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसके ऊपर कंट्रोल कसने की कोशिश की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। इस अधिनियम की विशेषता हम देख लें
तो इस अधिनियम में देख लीजिए सामने आपके हेस्टिंग्स आए थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद इसके द्वारा मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार, जैसा कि हमने आपको बताया था इंग्लिश में गिफ्ट, वही उपहार नहीं लेंगे, वही बात है इसमें। तो अब हम आगे देखते हैं अपना अगला एक्ट 1781 का संशोधन अधिनियम, मतलब इंग्लिश में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कुछ गलतियां थी उसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इन गलतियों को हटाने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया, मतलब 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको हम सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। अमेंडिंग एक्ट में कुछ खामियां थी जिसको बदला गया इस 1781 के अधिनियम में। इस कानून में इसको हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, 1781 एक्ट को। तो अब हम देखते हैं इसमें कि 1781 की कुछ विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं थी। इस कानून में सबसे पहले ये विशेषता थी कि इसमें इस कानून का जो गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय उत्तराधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से दिए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता, जिसको कोलकाता भी कहा जाता है, के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद हुआ कि इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के वाद या मामले तय करेगी। उनके मामलों को ये हिंदू और मुसलमानों के मामले को ये वाद से तय करेगी, वाद या मामले को। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल का यहाँ दायरा हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अपना अगला, इसके बाद जो अगला हमारा एक्ट आया, इस एक्ट के बाद 1784 का हमारा जो था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में अस्तित्व में हमारे आया। इस अधिनियम की ये विशेषता थी कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को
पृथक पृथक कर दिया था, मतलब टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था। इसके निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधक के नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, नाम से एक निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैत शासन को व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। उसके बाद दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। उसके बाद से हमारा जो हुआ 1786 का अधिनियम, हमारा 1784 के एक्ट के बाद पिट्स इंडिया जो एक्ट था, उसके बाद हमारा एक और एक्ट आया 1786 का एक्ट, जो था कि 1786 में अब एक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, ये एक था। उसके बाद दूसरा था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो था 1786 से 1793 तक, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट। इस कानून की निम्नलिखित विशेषता थी। जो हमारा 1793 का चार्टर एक्ट था, उसकी बहुत सी विशेषता थी। हमारा 1793 का एक चार्टर एक्ट है। फिर हम आगे देखेंगे कि 1813 का चार्टर कानून क्या था, 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था। उसके बाद से हम देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तो अभी हम देखते हैं अब 1793 का चार्टर एक्ट। इस कानून की पहली जो विशेषता थी, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। पूरा इसको फैला दिया गया था, समझिए। और उसके बाद से क्या हुआ कि इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। उसके बाद हुआ कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। उसके बाद से हमारा जो एक्ट आता है 1813 का चार्टर कानून। हमारा 1786 का जो एक्ट था, उसकी विशेषताएं जो थी वो 5 विशेषता थी। अब हम देखते हैं 1813 का अपना
चार्टर अधिनियम, इसकी क्या विशेषता थी? इसकी पहली विशेषता ये थी कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। उसके बाद हुआ कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस कानून ने ये भी किया कि भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था उसकी व्यवस्था थी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए मतलब जुर्माने लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था कर दी। उसके बाद से हम देखते हैं कि 1833 का चार्टर अधिनियम। अब हमारा ये 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है? तो इसमें ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित हो गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। एक्ट कहिए या अधिनियम, ये दोनों कहा गया बनाए गए कानून को। इसके बाद हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय थी, जिस व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला जो एक्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो हमने पहले देखा गया 1833 का चार्टर अधिनियम, उसके पहले देखा 1813 का चार्टर अधिनियम। अब हम देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ये भी एक चार्टर था जिसकी विशेषताएं थी। इसमें ये था कि 1793 से 1857 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम एक अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता थी कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने सिविल अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद
कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसने वही प्रक्रियाएं अपनाई इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाने लगा, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। उसके बाद दूसरा विशेषता ये था कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चय हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस कंपनी के शासन को विस्तार कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं हुआ। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और हम जैसे कि इसमें देखते हैं कि इसने कंपनी का शासन को विस्तार कर दिया था। मैकाले समिति आया, इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। लगभग हमने इसमें देख लिया कि 1853 का जो अधिनियम में इसकी विशेषताएं थी वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो आगे के हम चैप्टर में आगे के हम देखेंगे कि 1858 का एक्ट जो था ताज का शासन और 1947 तक इसका शासन चला था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हमें आपके कमेंट से पता चल सके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो थैंक्स दोस्तों हमारे पिछले दोनों वीडियो को देखने के लिए। और हमारे चैनल पे हिस्ट्री का भी चल रहा है सीरीज, जो हमारे एक सर हैं अनुपम श्रीवास्तव, वो हमारे चैनल पे हिस्ट्री का सेशन ले रहे हैं। तो आप उनके वीडियो को भी ज़रूर देखिए, जिससे पॉलिटी तो आपका कवर हो ही और साथ में आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो भी आपका कवर हो। तो हिस्ट्री में हुआ है अभी तक एंशियंट हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो आप उसे भी देखें और हमारे इस पॉलिटी के सीरीज को भी बहुत सारा प्यार दें और अपना कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इसमें खामियां लगी तो ज़रूर कमेंट में बताएं, जिससे कि हम अगले वीडियो में उसे सुधार सकें। तो थैंक यू दोस्तों।